आगे तीसरे वीडियो में। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। आई होप आपने 2 पार्ट देखे होंगे। इसमें हम CDS के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। इसको तीसरी वीडियो को शुरू करते हैं। और CDS 1 2022 का सेटे का पेपर है। और थर्ड जो टॉपिक पूछा गया था वो था ईडीएम फ्रेजेस का। 21 से 30 तक के क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लेना। 20 क्वेश्चन उसमें है, 2 पार्ट में वो मैंने रिकॉर्ड करी है। राइट, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, यहाँ थोड़ा सा देख लो कि आपको जो मैं और इसका 120 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो आपको ये एक प्लेलिस्ट मिलेगी CDS 1 2022 फुल पेपर सॉल्यूशन। तो अभी मैंने 2 वीडियो उसमें रिकॉर्ड करी हैं, तो आपको अगर नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर देखोगे। तो एक तो ये पार्ट है जिसमें मैंने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कराए हैं, मतलब 10 क्वेश्चन एरर के थे और 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मैंने उसमें डिस्कस करे हैं। कल ही वीडियो अपलोड करी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कभी भी सुन रहे हो तो आपको ये हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरह से जितने भी पार्ट होंगे, अगर आप उसको, यहाँ पे एक बटन होता है सेव करने का, तो फिर जब भी वीडियो इसमें आएगी तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और ये आपको तरीका पता ही है कि 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसी तरह से 10 क्वेश्चन आएंगे। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा इसको। तो आप मुझे लास्ट में बताना कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आए। अगर आप उस समय एग्जाम दे रहे होते तो आपके कितने मार्क्स आते। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बी आउट फॉर द काउंट। बी आउट फॉर द काउंट। ऑप्शंस हैं स्लीपिंग डीपली, काउंटिंग मनी केयरफुली, टू काउंट ईच स्टेप वन टेक्स, टू बी वेरी हैप्पी। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। राइट, इसका आंसर है स्लीपिंग डीपली। स्लीपिंग डीपली। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि भाई इसका आंसर स्लीपिंग डीपली क्यों है, ये कैसे आया। कि मतलब गिनती से बाहर हो जाना। बी आउट फॉर द काउंट, इसका राइट आंसर है ए। अब देखो, ये जो है एक मतलब बॉक्सिंग के दौरान, जैसे कि जो एक फाइटर होता है वो नीचे गिर जाता है, फिर रेफरी आके फिर वो काउंटिंग करता है। ठीक है, होता है ना काउंटिंग, तो उसी से आया है बी आउट फॉर द काउंट, कि वो काउंटिंग से बाहर हो गया। मतलब बेसिकली वो स्लीपिंग डीपली की मतलब वो चित हो गया है, तो है ना। तो बी आउट फॉर द काउंट इज एन ईडियम दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बॉक्सिंग। बॉक्सिंग आपने देखी होगी ना, कि जो वो नॉकआउट कर देना, उसे गिरा देना, फिर रेफरी आके फिर वो काउंट करता है 1 2 3 ऐसे करके। तो वही कि वो काउंटिंग से बाहर हो गया है। वेयर अ फाइटर हु हैज बीन नॉक्ड डाउन एंड डजंट गेट अप, वो खड़ा नहीं होता है बिफोर द रेफरी काउंट्स टू 10 इज कंसिडर्ड आउट ऑफ द मैच, उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, टू बी डीपली, मतलब बहुत मतलब आप गहरी नींद में चले गए हो। रात भर काम करने के बाद गहरी नींद में सो गया। एग्जाम्पल क्या है, आफ्टर वर्किंग फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट, 12 घंटे लगातार मैंने काम किया, और फिर रोहन वॉज आउट फॉर द काउंट एज सुन एज ही हिट द बेड। तो हिट द बेड, राइट, मतलब अब आपको समझ में आया होगा कि बी आउट फॉर द काउंट का मतलब क्या है, काउंटिंग से ध्यान रखना, बॉक्सिंग। और वो बिल्कुल मतलब सो गया है, मतलब बाहर हो गया है, हार गया है, बेसिकली डिफीट हो गया है। तो 2 मीनिंग इसके हो सकते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, स्लीपिंग डीपली। राइट, ए है। अगला क्वेश्चन दिया है, गो बाय द बुक। गो बाय द बुक, जाना, बाय द बुक किताब के तरीके से जाना। ठीक है, तो आप इसमें सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शंस आर टू बाय अ बुक ऑफ वंस चॉइस, टू अंडरस्टैंड द बुक, उसको समझना, बुक को खरीदना। सी दिया टू फॉलो समवन हु रीड्स बुक्स, किसी को फॉलो करना जो किताबें पढ़ता है। या डी टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली। तो आप इसमें अपना आंसर सोचो। इसका जो राइट आंसर है वो डी इसका राइट आंसर है, कि किसी रूल को एग्जैक्टली फॉलो करना जैसा किताब में लिखा गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। राइट आंसर इज डी। गो बाय द बुक इज एन इडियम, वो एक ऐसा इडियम है जिसका मतलब होता है कि रूल्स को फॉलो करना जैसा लिखा गया है। जैसे कि गो बाय द बुक इज एन इडियम दैट मीन्स टू फॉलो रूल्स इंस्ट्रक्शंस प्रोसीजर स्ट्रिक्टली, कि भाई ये प्रोसीजर है, पहले ए फिर बी फिर सी, ऐसे नहीं कि ए से डी पे कोई शॉर्टकट नहीं है। गो बाय द बुक जैसे कहा है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे। तो
टू फॉलो द रूल स्ट्रिक्टली, जैसे कि यहाँ पे देखो, द न्यू मैनेजर ऑलवेज गोज बाय द बुक, कि जो नया मैनेजर है वो बाय द बुक काम करता है, मतलब जैसा प्रोसीजर है कि भाई इस समय आपको ये करना है, इस समय ये करना है, वो अलाउ नहीं करता है, डजंट अलाउ एनी शॉर्टकट्स एट वर्क, काम में कोई भी वो शॉर्टकट अलाउ नहीं करता है, बाय द बुक जाता है, जो प्रोसीजर है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो रूल है, ठीक है। जिसका राइट आंसर क्या होगा, गो बाय द बुक का मतलब होता है किताब खरीदना नहीं, उसको समझना नहीं, उसका मतलब है टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, जैसा रूल लिखा गया है कि भाई यहां से हमें ए से पहले बी पॉइंट पे जाना है, तो वैसा, राइट। उसके बाद ऐसा नहीं कि ए से सी पे भाग जाओ एकदम से, ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, जल्दी से वीडियो को खत्म करेंगे, 10 क्वेश्चन है, अब मुझे बताना आप आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, और फिर हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, राइट, उसके बारे में भी बात करेंगे। डबल टॉक, डबल टॉक का मतलब हम देखेंगे क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास है, इंटरफेयरिंग वाइल समवन इज टॉकिंग, कोई बात कर रहा है तो उसे बीच में इंटरफेयर कर देना है। स्पीकिंग विद डबल मीनिंग बातें करना। सी, स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ, कि लोगों को कंफ्यूज करना और सत्य को छुपाना, अवॉइड करना। या फिर डी, टॉकिंग रिपीटेडली एंड अनोइंग पीपल, कि बार बार रिपीट करना किसी चीज को, ए बार बार उसको रिपीट करना। सो आप सोचो कि इसका आंसर क्या है, आपने सोच लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है कि भाई लोगों को कंफ्यूज करना, बीट अबाउट द बुश, राइट। स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ। अब बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है, मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन, या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ कि क्या इसका मीनिंग वही होता है, कंफ्यूज करना लोगों को, या फिर मैं अगर गलत हो तो मुझे करेक्ट करो और मुझे बताना बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में। तो इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कि भाई डबल टॉक का मतलब क्या होता है। राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। डबल टॉक इज एन ईडियम दैट रेफर्स टू स्पीच और राइटिंग दैट इज डेलिबरेटली कंफ्यूजिंग, कि भाई ऐसी स्पीच बोलना या फिर लिखना जिसमें जानबूझकर डेलिबरेटली कंफ्यूजिंग, लोगों को कंफ्यूज करना है, ऐसा जैसे रैली में जो नेता होते हैं ऐसा भाषण देना, जो चीज मेन चीज है उस पर बात ना करना, तो डबल टॉक। तो कंफ्यूजिंग और डिसेप्टिव लैंग्वेज, द पॉलिटिशियन स्पीच, जो पॉलिटिशियन की स्पीच थी वाज जस्ट डबल टॉक, कैसी थी, डबल टॉक थी। ही डिडंट क्लियरली आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन, जो उसने उनसे क्वेश्चन पूछा गया उसने बस डबल टॉक किया, मतलब कंफ्यूज किया जानबूझकर, सत्य को छुपाने के लिए, तो ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड, स्पीकिंग इन अ वे दैट हाइड्स द रियल मीनिंग, कि मतलब ऐसे बोलना जो चीज रियल है उसको छुपा लेना। जैसे व्हेन आई आस्क्ड अबाउट द हिडन चार्जेस द मैनेजर गेव मी सम डबल टॉक, भाई डबल टॉक कर दिया मतलब छुपा लिया वो चीज। सो डबल टॉक का मतलब क्या होता है, स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ, ट्रुथ को छुपा लेना। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, एट समवंस एल्बो, किसी की एल्बो, भुजा बन जाना, एल्बो क्या क्या मतलब होता है इसका। सो ऑप्शन हमें दिया है, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, किसी, डोमिनेट मतलब उसको, मतलब ऐसे प्रेशर देके उसको अपने काबू में करना, डोमिनेट करना उसको बाय समवन। टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, टू बी केप्ट इन हाउस। सेकंड का है टू बी नियर, किसी के पास रहना, इन ऑर्डर टू हेल्प, किसी की मदद के लिए। टू बी केप्ट इन हाउस, घर में ही रहना। डी, टू मेक पीपल इंपॉर्टेंट। सो थिंक अबाउट दिस, सोचो इसके बारे में कि इसका आंसर क्या हो सकता है, राइट। एट समबडीज एल्बो, कि मतलब आप हाथ बढ़ाओ और वो चीज मिल जाए, तो बेसिकली इसका आंसर होता है कि कोई पर्सन फिजिकली आपके पास है आपकी मदद के लिए। जैसे कि आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो नर्स स्टाफ जो होता है वो उनके बिल्कुल वो हेल्प के लिए ही होता है, मतलब एट समबडीज एल्बो, मतलब उनके वो पास ही होता है जब उनको जरूरत होती है। तो टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, इस तरीके से कि वो आपके पास है, ऐसा नहीं कि फोन पे, फिजिकली आपके पास है, तो आप कहोगे एट समबडीज एल्बो, राइट। तो राइट आंसर इज बी। और थोड़ा सा और समझते हैं कि एट समवन्स एल्बो इज एन इडियम दैट मींस टू बी फिजिकली वेरी क्लोज टू समवन, मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित हो, जैसे घर में पेरेंट्स हैं, आपको कुछ होता है तो वो आपको मतलब कुछ भी अगर आपको होता है तो आपकी हेल्प के लिए वो हैं, राइट। ऐसा नहीं कि फोन पे, तो ऐसा नहीं है। तो टू बी रीडली अवेलेबल टू असिस्ट और सपोर्ट समवन, ठीक है। तो बात समझ में आई, फिजिकली क्लोज टू समवन। द वेटर वाज, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो मतलब डिनर के लिए, तो आपको पता है ना वेटर वहीं पे रहता है आपके हेल्प के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपको क्या चाहिए, तो आप बोल सकते हो एट समवंस एल्बो। सो द वेटर वाज ऑलवेज एट आर एल्बो, हमारी एल्बो के पास, मतलब बेसिकली सो रेडी टू टेक आर ऑर्डर, हमारा ऑर्डर लेने के लिए। तो समझ में आया, ओके।
अवेलेबल टू हेल्प सपोर्ट तो समझ में आ गया होगा, मैं ज़्यादा इसको नहीं खींचूंगा। ओके, सो एट समबडीज एल्बो का मतलब क्या होगा कि टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, मदद के लिए फिजिकली प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे होना। एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट में जो वेटर है वो आपके पास है, और हॉस्पिटल में जो नर्स होती है, राइट, नर्स, तो वो आपको कुछ भी अगर मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक मतलब ऐसी भी सुविधा है कि बस घंटी होती है पास में, दबाओ तो फिर वो आ जाते हैं आपकी हेल्प के लिए, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 25, मतलब पेपर का 25 है, हमारा 5वां ही क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन करेंगे इसमें। ट्रेडिंग ऑन एग शेल्स, ट्रेड करना भाई एग शेल्स पे, तो क्या होगा? ऑप्शंस आर टेकिंग केयर ऑफ एग्स टू सेव द लाइव्स ऑफ यंग चिक्स। टेकिंग केयर मतलब देखभाल करना, एग्स टू सेव उनको बचाना, मतलब एग्स की देखभाल करना, टू सेव द लाइव्स ऑफ यंग चिक्स, जो बच्चे होंगे वो लाइक उनको सेव करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे उसमें आप एलिमिनेट भी करते रहा करो जो चीज़ नहीं हो सकता, मतलब एग दिया है तो एग वाला तो होगा नहीं। बी इज इंटेंडिंग टू ग्रो वेरी फास्ट, मेकिंग बेस्ट बेट्स इन वन ट्रेड, भाई ट्रेड जैसे आप सब सुनते हो, ट्रेड करना, ये सब तो ट्रेड, अब ट्रेड दिया है, एग दिया है, तो डायरेक्टली वैसा तो नहीं होगा। ऑप्शंस दिया है टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस, राइट, राइट आंसर इज डी, टू बी केयरफुल इन स्पीच, बोलने में, और एक्शंस मतलब कुछ काम करने में, कुछ करने में, कुछ बोलने में सावधानी बरतना। ट्रेडिंग ऑन एगशेल्स, कि भाई ऐसा हुआ कि किसी से झगड़ा हो गया मेरा एक बार, मतलब किसी पर्सन का, तो अगली बार क्या करेगा? सावधानी से बोलेगा, करेगा। सो ट्रेडिंग ऑन एगशेल्स, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। सो एक्सप्लेन करते हैं इसको। बीइंग मतलब अवॉइड करना, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब झगड़ा अवॉइड करना। सो इवन सिंस द आर्ग्यूमेंट, की एक बार कोई झगड़ा हुआ, मतलब बातचीत में आर्ग्यूमेंट हो गया, आई हैव बीन ट्रेडिंग ऑन एग शेल्स अराउंड माई बॉस, कि अब मैं क्या करता हूँ, सावधानी से बोलता हूँ या फिर कुछ करता हूँ। सो केयरफुल बिहेवियर इन सेंसिटिव सिचुएशंस में, सेंसिटिव रहना, राइट। सो ट्रेडिंग ऑन एगशेल्स और वॉकिंग ऑन एगशेल्स एक ही बात है। इन एन ईडियम दैट मीन्स बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से और डू, अवॉइड अपसेटिंग समवन, राइट, मतलब ट्रबल से बच जाओ, तो उसके लिए ट्रेडिंग ऑन एगशेल्स मतलब बोलना, करना, सोच समझ के आगे बढ़ना, राइट। उस सिचुएशन को मतलब आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, राइट, कि झगड़ा ना हो जाए, मैं कुछ ऐसा बोल ना दूं, तो सोच समझ के, ट्रेडिंग ऑन एक्शल्स। क्वेश्चन नंबर 6, राइट, एवरीवन एंड हिज ब्रदर, एवरीवन मतलब सब लोग, एंड हिज ब्रदर, तो क्या होगा इसका मतलब? सब लोग। ऑप्शंस आर एन इंडिविजुअल एंड ऑल हिज रिलेटिव्स, सब लोग और उसके रिलेटिव्स, टू थिंक अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्या भाईचारे की बात हो रही है या फिर सबकी बात हो रही है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, या फिर टू ट्रीट पीपल एज अ रिलेटिव, कि लोगों को अपने परिवार की तरह मानना। ओके, सो राइट आंसर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं एवरीवन एंड हिज ब्रदर, के सब लोग। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऑप्शंस जो इसका सही है वो डी, सॉरी सी इसका राइट आंसर है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब आप देखो कि बहुत सारे लोग वहां पर हैं, जैसे कि एक टाउन के अंदर एक म्यूजियम या फिर एक मॉल खुला है, तो वहां पे सब लोग चले गए, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। everyone and his brother is an idiom that means a large number of people and almost everyone, सब लोग, you think जिसके बारे में आप सोचते हो। कैसे? जैसे कि when the new mall open, जब नया जो मॉल था वो ओपन हुआ, everyone and his brother मतलब सब लोग जिनको भी आप जानते थे, शोब showed up on the first day, पहले दिन ही वो चले गए, राइट। टू डिस्क्राइब अ लार्ज क्राउड, मतलब ज्यादा क्राउड को बताने के लिए, तो हम ऐसा कहते हैं एवरीवन एंड हिज ब्रदर। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द न्यूज ब्रॉक, जब न्यूज फैल गई, एवरीवन एंड हिज ब्रदर वाज टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट, मतलब हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं कि सब लोग वो लार्ज नंबर को बताने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं। सो एवरीवन एंड हिज ब्रदर मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले, अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझो। वेरी सॉफ्ट फीट, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि जैसा आपको तुरंत जैसा ये लिखा हुआ है और उसी तरह से आपको आंसर मिल जाए, तो
नहीं, तो ए तो बिल्कुल इसका आंसर होगा नहीं, तो ए को तो एलिमिनेट कर देंगे, मतलब एलिमिनेट करते रहो। डिफिकल्ट इन रनिंग, भागने में दिक्कत है, फीट की बात हो रही है, तो नहीं। अब सी और डी में से आंसर हो सकता है स्लो इन एक्शंस, काम करने में स्लो होना, या फिर हिडन फॉल्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है, हिडन फॉल्ट्स, मतलब कि छुपा हुआ कह सकते हैं कमियां किसी की, फीट ऑफ क्ले, मतलब कि कह सकते हैं मिट्टी लगना पैरों पर, जिससे आपने पहचान लिया। तो इसको थोड़ा सा समझो, यहाँ पे फीट ऑफ क्ले रेफर्स टू हिडन फ्लॉ और वीकनेस इन समवन हु इज अदरवाइज एडमायर्ड। एग्जाम्पल समझते हैं, द पॉलिटिशियन सीम्ड परफेक्ट, वो ऐसा लगा कि बिल्कुल परफेक्ट है, बट हिज डिसऑनेस्टी, उसकी जो बेईमानी थी, रिवील्ड हिज फीट ऑफ क्ले, उसका जो हिडन मतलब जो उसकी गलतियां थी वो सामने आई, उसकी बेईमानी ने बताया, वो ऐसा लग रहा था कि परफेक्ट है। तो क्या हुआ, फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले रेफर्स टू हिडन वीकनेस, बोल सकते हैं आप उसको, गलतियां। सो फीट ऑफ क्ले मतलब क्या होगा, हिडन फॉल्ट्स, छुपा हुआ फॉल्ट उसका। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, फील द पिंच, फील द पिंच, ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज करो, सोचो क्या हो सकता है। बीइंग हर्ट एंड वाउंडेड बाय समवन, भाई मतलब कि जख्मी हो जाना, मतलब चोट लग जाना। सो बीइंग हर्ट एंड वाउंडेड बाय समवन, किसी ने चोट पहुंचा दी है, कि फील द पिंच। टू रिमेन साइलेंट ऑन इनजस्टिस, जैसे कि आपके साथ बुरा हुआ है तो आप बिल्कुल चुप हो, या फिर हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन, या फिर अचानक से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, या फिर फील डिसअपॉइंटमेंट, कि आपको बुरा लग रहा है। तो राइट आंसर इज सी, फील द पिंच का मतलब होता है अचानक से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाना, ठीक है। सो हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से हो जाना, उसको कहते हैं फील द पिंच। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, द फेदर्स फ्लाई, फेदर्स फ्लाई का मतलब आप सोचो, वीडियो को पोज करो, सोचो क्या होगा इसका मतलब। ऑप्शंस हैं, टू ऐड मोर सक्सेस टू वंस करियर, किसी के करियर में और सक्सेस जुड़ जाना। टू फाइट और आर्ग्यू अलॉट, बहुत ज़्यादा झगड़ा करना। टू लीड अ केयरफुल केयर फ्री लाइफ। टू गेट इन टू अ रोमांटिक रिलेशनशिप। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या आंसर होगा, द फेदर्स फ्लाई। देखो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसका राइट आंसर हमारा है बी, टू फाइट एंड आर्ग्यू अ लॉट, बहुत ज्यादा झगड़ा करना, बार बार आर्ग्यू करना, उसको फेदर्स फ्लाई बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, फेदर्स फ्लाई का मतलब होता है, एक फेदर वाला वो भी होता है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि मतलब ऐड टू फेदर, तो वो तब होगा कि कोई नया आपने मतलब अचीवमेंट हासिल कर लिया, जब ऐड आएगा, जब उसमें, इसमें क्या दिया है, द फेदर्स फ्लाई इज एन इडियम दैट मीन्स अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, इज हैपनिंग होने वाला है, अबाउट टू हैपन होने वाला है वो कोई चीज। सो बेसिकली किसी से आर्ग्यू करना, तो फेदर्स फ्लाई मतलब कि बार बार गुस्सा करना, झगड़ा करना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, व्हेन द टू टीममेट्स ब्लेम्ड ईच अदर, जब दो जो टीममेट हैं आपस में ब्लेम करते हैं एक दूसरे को फॉर द लॉस, मतलब जैसे कि एक टीम हार गई तो उसमें हारने वाली टीम आपस में कह रही है तेरी वजह से हार गए, हम तेरी वजह से ही गेम हार गए। सो वहां पर क्या है, द फेदर्स रियली फ्लू, मतलब कि झगड़ा होने वाला है वहां पे, आर्ग्यूमेंट होने वाला है, हीटेड आर्ग्यूमेंट की बस अबाउट टू हैपन होने वाला है। एक्सपेक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट, सो इफ ही फाइंड्स आउट यू ब्रोक हिज फोन, कि अगर उसको लगता है कि तुमने उसका फोन तोड़ा है, तो द फेदर्स विल फ्लाई, मतलब झगड़ा हो जाएगा, राइट। तो फेदर्स फ्लाई मतलब गुस्सा झगड़ा होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है अ फॉरगॉन कंक्लूजन। फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि हम एक नतीजे पर पहुंचना, लेकिन वो कैसा नतीजा है, फॉरगॉन कंक्लूजन। अ जेनरस गिफ्ट क्या होगा वो, कंफ्यूजिंग आइडिया, एन ऑब्वियस स्पेकुलेशन, या फिर एन इनएविटेबल रिजल्ट। फॉरगॉन कंक्लूजन्स, तो आप सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। सो अ फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी करंट सिचुएशन को देख के किसी ने अनुमान लगा दिया कि भाई आपकी फर्स्ट डिवीजन आने वाली है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो इन इविटेबल रिजल्ट, और समझते हैं इसके बारे में। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। इसका मतलब क्या है, अ फॉरगॉन कंक्लूजन इज एन इडियम दैट मींस एन आउटकम जो आने वाला है, दैट इज सर्टेन और इनएविटेबल इवन
बिफोर इट हैपन, वो हुआ नहीं है लेकिन किसी ने बोल दिया कि भाई ये चीज होने वाली है। कैसे, यहाँ पे समझो, एग्जाम्पल समझो, विद देयर बेस्ट प्लेयर इंजर्ड, विद देयर, जब उनका जो बेस्ट प्लेयर था वो इंजर हो गया है, द टीम्स लॉस वाज अ फॉरगॉन कंक्लूजन, कि भाई अब लगता है जैसे कि भाई जो क्रिकेट में भी हम देखते हैं कोई मैच हो रहा है, राइट, वर्ल्ड कप हो रहा है, जो अच्छा रन बनाने वाले प्लेयर्स हैं वो आउट हो गए हैं, तो आपको, आप नतीजा लगाते हो ना कि भाई हारने वाले हैं। सो फॉरगॉन कंक्लूजन मतलब मतलब पहले से ही आप उसके बारे में सोच रहे हो। सो सर्टेन एंड इनएविटेबल, कि वो होने वाला है। प्रिडिक्टेबल आउटकम, कि हाँ ऐसा हो जाएगा। सो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। फॉरगॉन कंक्लूजन मतलब होगा एन इनएविटेबल रिजल्ट। ठीक है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने सही आए हैं और आप ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और तो हमने इसमें 3 पार्ट डिस्कस करे हैं, 3 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन हो गए हैं अब तक। तो नेक्स्ट पार्ट में हम अगला जो इसका जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा होगा। ठीक है, और थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के बारे में, कि बहुत सारी वीडियोस बन रही है तो कैसे कहाँ पे सारी वीडियोस मिलेंगी। तो देखो मैंने ये, अगर आपको ग्रामर पढ़नी है, ठीक है, सो मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है फाउंडेशन इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, अभी धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। जैसे कि उसमें अभी मैंने 2 वीडियो अपलोड करी है, तो आप यहाँ से ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन है दूसरा एक, इसमें अभी 2 प्रैक्टिस सेट है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इनको देखो। फिर एक ईडियम फ्रेजेस का है, उसमें भी कुछ वीडियोस अभी अपलोड हुई हैं। इसके अलावा एक्टिव पैसिव यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो आप अभी जो सॉल्यूशन देख रहे हो, ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। इसके अलावा कुछ एक रेन एंड मार्टिन का है, मैंने इसमें 5-6 वीडियोस बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।